बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेशुमार ज़हनी और जिस्मानी मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन ख़वातीन को मर्दों की निस्बत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना होते हैं। और अक्सर उनके न सिर्फ जिस्मानी मसाइल बल्कि ज़हनी मसाइल भी उनको बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। तो आज इस हवाले से हम वुमेन हेल्थ फिजिकल थेरेपिस्ट डॉक्टर हफ्सा खालिद से एक इंतहाई अहम टॉपिक पर बात करेंगे, जिसे पोस्ट पार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ खवातीन को फेस करना पड़ता है। पोस्ट पार्टम डिप्रेशन क्या होता है, किन लोगों को होता है, बचना किस तरह से है, और किस तरह पोस्ट पार्टम डिप्रेशन को हमारे मुआशरे में कोई मसला ही नहीं समझा जाता। और जब तक किसी बात के बारे में हमें अवेयरनेस नहीं होगी, पता नहीं होगा कि ये वाकई ही कितना अहम और संगीन मसला है, तब तक हम उसका हल भी नहीं निकाल सकते। तो डॉक्टर हफ्सा ने इस हवाले से पहले भी बहुत सी वीडियोस रिकॉर्ड करवाई हैं और लाखों व्यूज इनकी वीडियोस को मिल चुके हैं। तो डॉक्टर हफ्सा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें टाइम दिया और एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को ये बताइए कि पोस्ट पार्टम डिप्रेशन होता क्या है, किन लोगों को होता है, और इसकी बेसिक जो अलामात हैं वो क्या होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो बहुत सारी मुस्कुराहटों और सोशल मीडिया पोस्ट के पीछे छुपा हुआ है, जिसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। बहुत से लोग जो हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन को बेबी ब्लूज के साथ कंबाइन करते हैं। बेसिकली ये दोनों अलग कंडीशंस हैं। तो पहले हम बेबी ब्लूज ओके। को डिस्कस करते हैं। बेबी ब्लूज को हम पोस्टपार्टम ब्लूज भी कहते हैं। बेबी ब्लूज जो है 10 to 20% ऑफ वुमेन्स को अफेक्ट करता है और ये चाइल्ड बर्थ के बाद होता है। बेसिकली ओके। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। इसमें चिड़चिड़ाहटपन होता है, इरिटेबिलिटी होती है, फिटीग होती है, कभी कभार क्राइंग स्पेल्स भी होते हैं। लेकिन ये शॉर्टर ओके। ड्यूरेशन का होता है, विद इन कपल ऑफ डेज और वीक्स ये फेड अवे हो जाता है। इसके सिम्टम्स इतनी हम्म। देर तक नहीं रहते। जहां तक बात करें हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन की, तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है ये 70 to 80% वुमेन्स को अफेक्ट करता है। 50% जो ओके। है केसेस वो अनडायग्नोज रह जाते हैं, क्योंकि हम्म। हमारे सोसाइटी के स्टिग्मा की वजह से, सराउंडिंग की वजह से, और बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो अपने सिम्टम्स बताने में रिलक्टेंट फील करती हैं। वो इन चीजों को डिस्क्लोज ही नहीं कर पाती। सो पोस्टपार्टम हम्म। डिप्रेशन जो है एक कंडीशन है जो चाइल्ड बर्थ के बाद होती है। ये बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होती है, ये सिर्फ मदर का फॉल्ट नहीं है। ये बहुत हम्म। कॉमन है, रिकवरेबल है और ट्रीटेबल है। ओके। पोस्टपार्टम डिप्रेशन को एक सिंगल फैक्टर की वजह से हम नहीं कह सकते कि ये सिंगल कॉज की वजह से होगा। इसमें बायोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल, ये सारे फैक्टर्स जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं। पोस्टपार्टम ओके। डिप्रेशन जो है एक डिजीज है, जैसे थायराइड या डायबिटीज कह लें, इस तरह की डिजीज हम्म। है। तो आज हम ओके। इसके कॉजेज, इसके सिम्टम्स और कौन सी स्ट्रेटजीज होंगी या थेरेपीज होंगी या मेडिकेशंस होंगी जिनसे हम इसको कोप अप कर सकें। तो जी सबसे जी। पहले हम आते हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्यों है और इसका बेबी ब्लूज के साथ क्या की डिफरेंस है। की डिफरेंस है कि बेबी ब्लूज जो है, एक तो ये शॉर्टर ड्यूरेशन के होते हैं और ये माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। मतलब जैसे मैं पहले ओके। जिक्र कर चुकी कि विद इन डेज और वीक से कवर अप हो जाते हैं। लेकिन जो ओके। पोस्टपार्टम डिप्रेशन है ऑन द अदर हैंड ये लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है, ये स्वेयर होता है। इसमें मॉडरेट हम्म। से स्वेयर सिम्टम्स आते हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है इसमें आपको चाइल्ड बर्थ के बाद होता है। इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो ज्यादा स्वेयर होते हैं बेबी ब्लूज के मुकाबले में। इसमें आपको हम्म। थकान ज्यादा होती है, इसमें आपको एग्जॉशन होती है, एक फिटीग होती है जो कि रेस्ट करने के बाद भी नहीं जाती। तो ये सारी चीजें ओके। जो हैं ये आपके डेली फंक्शनिंग पे बहुत बुरी तरह से असरअंदाज होती हैं। तो हम्म। अब हम चलते हैं इसके कॉजेस की तरफ कि क्या वजूहात है जिनकी वजह से पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। इसके हम्म। बहुत सारे कॉजेज हैं, जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये किसी एक सिंगल कॉज की वजह से नहीं होता। सबसे पहले जी। ये है कि आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से चाइल्ड बर्थ के बाद आपको ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। हार्मोनल हम्म। चेंजेस में सबसे पहले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन्स हैं
जो कि बेसिकली हमारे इमोशंस को, हमारे मूड स्विंग्स को, हमारे डिप्रेशन को, इन सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो चाइल्ड बर्थ के बाद, डिलीवरी के बाद इनके जो हार्मोन लेवल है वो ड्रामेटिकली लो हो जाता है, जिसकी वजह से ओके। मूड स्विंग्स ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ज्यादा स्वेट डिप्रेशन में खवातीन चली जाती हैं। दूसरी जो इसकी कॉज है वो ये है कि फिजिकल रिकवरी बर्थ के बाद, क्योंकि बहुत ओके। सारी खवातीन को ये एक तरह से वो इस चीज में डिप्रेशन में चली जाती हैं कि फर्स्ट बेबी के बाद ऑब्वियसली बॉडी ने, ऑर्गन्स ने अपनी दोबारा से शेप में आना होता है, तो वो इस चीज को स्ट्रेस आउट ले लेती है कि वो किस तरह से अपने आप को शेप में लेके आएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा ओके। फैक्टर होता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन का। उसके बाद थर्ड ये है कि लैक ऑफ स्लीप, मतलब उनकी ओके। नींद पूरी नहीं होती, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाती। फिर लैक ऑफ सपोर्ट आपके पार्टनर की तरफ से, आपके फैमिली या फ्रेंड्स की तरफ से, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, फैमिली प्रेशर आ गया, क्योंकि बहुत सारे फैमिली मतलब बहुत फैमिली प्रेशर्स होते हैं, खवातीन को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, तो ये जो है उनको डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। उसके बाद आता है, इसमें अगर उनको पहले से डिप्रेशन या पैनिक अटैक्स की कोई हिस्ट्री हो तो वो इस डिप्रेशन को मजीद इंक्रीज कर देती है। लास्ट बट ओके। नॉट द लीस्ट, इसमें कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी के भी इश्यूज आते हैं। मतलब जो खवातीन प्रेगनेंसी में उनको कोई कॉम्प्लिकेशन हो, प्री टर्म लेबर हो, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी उनको कोई इश्यूज हो, डिफिकल्टीज हो, और बेबी जो है वो एनआईसीयू में हो, इस तरह के इश्यूज ओके। जो हैं वो उनको मजीद पोस्टमार्टम डिप्रेशन के रिस्क को इंक्रीज कर देती है। ओके। अब हम चलते हैं कि किस तरह से फैमिलीज को या आपके इर्द गिर्द के लोगों को वो रिकॉग्नाइज करेंगे कि इनको पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। जी डॉक्टर हफ्सा, ये आपने बड़ी अहम अलामात बताई हैं और अक्सर अफराद को ये पता ही नहीं चलता कि ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। तो होप्स हो कि इस वीडियो को देखने के बाद लोगों को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और यहाँ पर आप ये भी बताइए कि जो फैमिलीज़ हैं वो किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। कैंडिडेट जो पर्सन है वो फिजिकली तो इन सारी चीज़ों को फील कर रहा है, लेकिन उसके आसपास जो सराउंडिंग के लोग हैं उनके लिए भी कुछ टिप्स बता दीजिए कि वो किस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, जो फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स हैं या आसपास के लोग हैं और खवातीन खुद भी, वो इस चीज को हम्म। कैसे रिकॉग्नाइज करेंगी कि उनको पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। बेसिकली कुछ अलामात होती हैं, उन अलामात को देख के वो चीज फील करती हैं कि वो उनमें ये चीज आ गई है, या उनके जो फ्रेंड्स हैं या उनके जो पार्टनर हैं वो इस चीज को देखते हैं कि ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार हो गई हैं। इसमें हम्म। इमोशनल सिम्टम्स हैं, उनके मेंटल सिम्टम्स हैं, उनके फिजिकल सिम्टम्स हैं, बिहेवियर सोशल सिम्टम्स हैं, और सबसे लास्ट पे स्वेयर सिम्टम्स हैं। जो हम्म। इमोशनल सिम्टम्स हैं, जो इमोशनल सिम्टम्स से वो गुजरी होती हैं, उसमें सबसे पहले आता है कि वो एक नाउमीदी का शिकार हो जाती हैं, एक हम्म। खालीपन सा होता है उनमें, एक होपलेसनेस होती है। उसके बाद उनको बगैर किसी वजह के रोना आता है, और बहुत ज्यादा हम्म। रोना आता है, और वो देर तक रोती हैं। हम्म। उसके बाद यह है कि वो जज्बाती बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती हैं, और वो इस चीज को निबटना चाहती हैं लेकिन वो उस चीज से नहीं निबटती। फिर हम्म। आता है कि वो मेंटली ये चीजें उनके जहन पे किस तरह से असरअंदाज होती हैं। मेंटली जो अलामात उनको शो होते हैं उसमें सबसे पहले आता है कि ट्रबल कंसंट्रेटिंग, वो किसी हम्म। काम पे, किसी चीज पे कंसंट्रेट कर ही नहीं पाती हैं। फिर उनको जी जी। रेसिंग थॉट्स होती हैं, मतलब उनको हम्म। मुसलसल और तेज बहाव वाले ख्यालात होते हैं जिनको वो ना चाहते हुए भी रोक नहीं पाती, ना उनको कंट्रोल कर पाती हैं। फिर इसमें आता ओके। है ब्रेन फोग। ब्रेन हम्म। फोग बेसिकली ये होता है कि उनकी जो याददाश्त है वो कमजोर होना शुरू हो जाती है। मतलब उन्हें ये याद नहीं रहता कि उन्हें कौन सी चीज कब, कहाँ और कैसे रखी थी, और क्यों हम्म। रखी थी। उनको ओके। ये चीज होती है कि जब वो कमरे से किचन में आती हैं तो वो भूल जाती है कि वो क्या करने आई थी, क्या चीज लेने आई थी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये मैसअप होके उनके जहन पे बहुत बुरा असर डालती हैं। ओके। उसके बाद आता है कि उनके फिजिकल सिम्टम्स क्या हैं, कि मतलब हम्म। इमोशनली और मेंटली तो ये चीज हो गई। अब फिजिकली सिम्टम्स में कि जिस्मानी तौर पे वो क्या फील करती हैं।
जिस्मानी तौर पे उनको बहुत ज्यादा एग्जॉशन हो जाती है, वो एग्जॉस्टेड रहती हैं, वो आराम भी कर लें, नींद भी सो जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो एग्जॉशन है वो कम नहीं होती। उनकी नींद जो ओके। है या तो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, इंसोमिया हो जाता है, या फिर उनको बहुत ज्यादा नींद आई रहती है, मतलब नींद ओके। पूरी होने के बावजूद भी वो स्लीपी सी रहती हैं। उसके बाद है कि उनका लैक ऑफ एपिटाइट, कि मतलब ओके। बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं जिनको डिप्रेशन में या टेंशन में ज्यादा भूख लगती है, लेकिन इस केस में जो है उनकी भूख उठ जाती है, उनको भूख नहीं ओके। लगती, उनका किसी चीज का खाने का दिल नहीं करता। अब हम हम्म। आते हैं सोशल और बिहेवियर सिम्टम्स पे, कि जी मतलब जी। सोशली वो इन चीजों को कैसे देखती हैं। सोचने में आता है कि जब उनको डिप्रेशन का शिकार होती हैं या ये सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, तो वो सबसे पहले अपने आप को अपने फ्रेंड्स और फैमिली से विड्रॉ कर लेती हैं। वो अपने ओके। किसी इवेंट पे नहीं जाती, किसी गैदरिंग पे नहीं जाती, वो अपने आप को एक तरह से सेल्फ आइसोलेट कर लेती हैं। वो अपने बेबी के साथ वैसा बॉन्ड नहीं बना पाती, ना उसके साथ वैसे कनेक्ट होती है, उसके साथ वैसा कनेक्शन बनता ही नहीं है। और वो अपने ओके। आप को मतलब एक उनको परेशानी से रहती है कि उनके बेबी को या उनको कुछ हो ना जाए, या उनको कोई वो कुछ करना दे। उसके ओके। बाद आते हैं स्वेयर सिम्टम्स। स्वेयर हम्म। सिम्टम्स में ये होता है कि उनको बुरे तरह के ख्यालात आते हैं, इस तरह के ख्यालात आते हैं कि वो अपने आप को या अपने बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वो इस हद तक स्वेयर हो जाते हैं कि वो अपने बच्चे को या अपने आप को नुकसान पहुंचाने तक का सोच रही होती हैं। और ओके। बहुत रेयर केसेस में उनको चीजें देखना शुरू हो जाती हैं, उनको आवाजें सुनाई देती हैं, जिसको हम ओके। पोस्टमार्टम साइकोसिस कहते हैं। और इन ओके। सारे जो स्वेयर सिम्टम्स हैं, इसके लिए आपको फौरन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पे जाना चाहिए, उनसे हेल्प लेनी चाहिए। मेडिकेशंस होती हैं, प्रॉपर एक थेरेपीज होती हैं जो कि इन सारी चीजों को कवर अप कर सकें। ओके। डॉक्टर अफ़ज़ा, ये आपने बड़ी अहम बातें बताई हैं, और यकीनी तौर पर मेरे लिए भी ये बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बातें हैं। और जो लोग इन सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, उनको इन सारे चैलेंजेस से निपटने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर आप हमारे देखने वालों को इसके सोल्यूशन के हवाले से ख़ास तौर पर बताइए कि अगर ये अलामत आ गई हैं, तो अब हम इनका हल किस तरह से निकाल सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। जिस तरह आपने अलामत का जिक्र किया है, इसी तरह आप बेसिक कुछ ऐसी टेक्निक्स बता दीजिए, कुछ ऐसे तरीके बता दीजिए जिससे हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन को फेस कर सकें और इस मसले से निकल सकें। अच्छा, इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। तो ट्रीटमेंट पे जाने से पहले मैं आपको ये चीज बताऊंगी कि किस तरह से पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है वो माँ पे और बच्चे पे किस तरह से असरअंदाज होती है। ठीक है। बेसिकली माँ पे इस तरह से असरअंदाज होती है कि माँ का जो है वो अपने बेबी के साथ कनेक्शन बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है। वो बेबी से उस तरह पे ध्यान नहीं दे पाती, वो उसका उस तरह से ख्याल नहीं रख पाती। बेसिकली ओके। होता ये है कि जब फर्स्ट चाइल्ड बोर्न होता है, तो हम्म। फैमिली की या आप कह लें कि पार्टनर की सारी तवज्जो बेबी की तरफ चली जाती है। तो जी। खवातीन पे या फीमेल्स पे जो है वो इतनी तवज्जो या इतना प्यार नहीं जाता। तो वो उस चीज हम्म। को बहुत जैसे कह लें कि क्योंकि उनके मूड स्विंग्स चल रहे होते हैं, हार्मोनल इश्यूज चल रहे होते हैं, तो वो उन चीजों को बहुत ज्यादा फील कर जाती हैं। जहां पे उनको हम्म। ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, वहां पे उनको इतनी सपोर्ट नहीं मिलती। तो इसका इंप्रेशन उन पे बहुत गलत जाता है और वो बेबी के साथ वैसा बॉन्ड बना ही नहीं पाती। हम्म। बेबी पे ये असरअंदाज होता है कि जाहिर सी बात है कि माँ का वो कनेक्शन ही नहीं बन रहा, माँ के साथ जी। वो बॉन्ड ही नहीं बन रहा। तो ये हम्म। बहुत ज्यादा उसके इमोशनल डेवलपमेंट पे असरअंदाज होता है, उसकी ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है, उसकी सिक्योरिटी पे होता है, जिसकी वजह से हम्म। मदर का जो है वो रिलेशन भी तनाव का शिकार हो जाता है। तो अगर ओके। अर्ली इंटरवेंशन हो जाएं, अर्ली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास चले जाएं, तो ये चीजों को जल्दी हम कवर अप करके वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकती हैं। अब हम हम्म। आते हैं इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ, कि क्या क्या जी। हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं जिन पे अमल करके हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है थेरेपीज का, जैसे मैंने जिक्र किया, तो इसमें कोपिंग कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, ओके। इंटरपर्सनल थेरेपी है। ये हम्म। थेरेपीज जो है ये बेसिकली आपके मूड स्विंग्स और डिप्रेशन को रिड्यूस करेंगी।
फिर ऐसी मेडिकेशन होती हैं जो कि आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स देते हैं। इसमें सबसे पहले एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं जो कि आपके डिप्रेशन को कम करें। फिर इसमें हम ओमेगा फैटी एसिड दे सकते हैं, विटामिन डी दे सकते हैं। फिर उसके ओके। बाद आता है कि फिजियोथेरेपी का क्या रोल है। मतलब जी जी। फिजियोथेरेपी जो है पोस्टपार्टम वुमेन्स में उनको कवर अप करने में, उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने में क्या रोल प्ले कर सकती हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं सबसे पहले ये है कि उनको एक्सरसाइजेस गाइड करेंगे। उन एक्सरसाइजेस में सबसे पहले आता है आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसमें हम डायफ्रेगमेटिक एक्सरसाइज को सबसे पहले प्रेफर करते हैं। उसके बाद ओके। आता है रिलैक्सेशन टेक्निक्स। कुछ ऐसी मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं जो कि ना सिर्फ बॉडी को बल्कि माइंड को भी रिलैक्स करती हैं। उसके बाद आता है उनकी पोस्चर ट्रेनिंग। पोस्चर ट्रेनिंग इन अ सेंस, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना होता है, तो उनकी नेक पेन होती है, उनकी बैक पेन होती है। तो उस वजह से उनका जो पोस्चर है वो बहुत, जिसे कह लें कि खराब हो जाता है। तो पोस्चर ट्रेनिंग आती है। उसके बाद आता है उनकी लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट। लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट में हम इन चीजों को देखते हैं कि बहुत सारी खवातीन जो है वो बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजार रही हैं। मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बहुत जंक फूड है, स्पाइसी फूड है, कोई इस तरह का फूड नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर वो जंक फूड या इस तरह की चीजें लेंगी तो वो उनकी हेल्थ पे बहुत बुरी तरह से असरअंदाज होगा। और यही जो है ये प्रेगनेंसी में या चाइल्ड बर्थ के बाद कॉम्प्लिकेशंस इन चीजों की वजह से ज्यादा होती हैं। सो ये कि जी। हम उन चीजों को लेके चलें। एक्सरसाइज ये नहीं कि हम बहुत इंटेंस या कार्डियो एक्सरसाइज करवाएंगे। बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होती हैं ट्रीटमेंट को लेके। मतलब जी हमारी जी। फैमिलीज में कह लें, सराउंडिंग्स में कह लें, मिसकंसेप्शन इन अ सेंस के, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मेडिकेशंस ले रहे हो जो कि आपके हम्म आपके बेबी के लिए सेफ नहीं है। बट हम्म। ऑब्वियसली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं वो इस तरह की मेडिकेशंस देते हैं जो कि आपके लिए, आपके बेबी के लिए सेफ होती हैं। फिर उनको एक्सरसाइज पे बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं कि एक मिसकंसेप्शन होता है कि ये चाइल्ड हम्म। बर्थ के बाद अभी तो ये पूरी कवर अप नहीं हुई, अभी तो इसमें पूरी ताकत नहीं आई, अभी तो इसको पेन्स होती हैं, अभी तो इसकी बैक पेन है, तो ये किस तरह से एक्सरसाइज करेगी। एक्सरसाइज बेसिकली हम लोगों ने इस चीज को एक पहाड़ बना लिया है। और खासकर जी जी। खवातीन में, कि खवातीन जो है वो घरेलू काम के साथ कैसे एक्सरसाइज करेंगी, कितना जी टाइम जी। निकालेंगी, टाइम नहीं निकलता। मतलब हम घर को देखें, उन चीजों को देखें कि एक्सरसाइज करें। सो एक्सरसाइज इज नॉट दैट लाइक दैट। एक्सरसाइज जो है ये आपके बॉडी पार्ट्स को मूव करना है। बेसिकली आपको जब भी टाइम मिले, हमने इसको बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि इंटेंस स्टार्ट नहीं कर देना। हमने इसको नॉर्मली वॉकिंग से स्टार्ट करना है, हम इसको पोस्टपार्टम योगा पे लेके आएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम दूसरी एक्टिविटीज या रेजिस्टेंट एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। सो ओके। फिजियोथेरेपी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जितने भी मिसकंसेप्शन हैं उनको हमें दूर करके इन चीजों को अमल करना चाहिए ताकि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकें। जी डॉक्टर अफसा, ये बहुत अहम बातें आप बता रही हैं। यहाँ पर ये भी बताइएगा कि क्या कोई डिफरेंस आता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन में उन फीमेल्स में जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है या जिनका सिजेरियन होता है। तो नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस सिजेरियन डिलीवरी ये कितना इफेक्ट करती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन पे? अच्छा, जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है इसका इन चीजों से मतलब हम इतना इंटरकनेक्ट नहीं करते कि सिजेरियन में होगा या नॉर्मल डिलीवरी में ज्यादा होगा। बेसिकली जो हम्म। पोस्टपार्टम डिप्रेशन है ये आपके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे ओके। मैं इसके कॉजेज में डिस्कस कर चुकी कि कुछ फैमिली प्रेशर्स होते हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, आपकी लैक हम्म। ऑफ स्लीप होती है। ऑब्वियसली ये जो मूड स्विंग्स होते हैं ये आपकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही स्टार्ट हो जाते हैं। सो ओके। हम इस चीज को मतलब इतना वेल डिफाइन नहीं करते कि पोस्ट पार्टम डिप्रेशन जो है वो सिजेरियन में ज्यादा होगा या नॉर्मल डिलीवरी में ज्यादा होगा। बट सी सेक्शन में ये चीज आ जाती है क्योंकि ऑब्वियसली सी सेक्शन जो है उसमें आपको इंजेक्शन लगते हैं, उसमें आपको प्रॉपर एनेस्थीसिया होता है। तो ऑब्वियसली उसमें आपकी जो बैक है वो सबसे ज्यादा मुश्किल का शिकार होती है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि सी सेक्शन जो है उसमें उन खवातीन को पोस्टमार्टम डिप्रेशन का ज्यादा इश्यू हो सकता है या उनका रिस्क जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो सकता है।
क्योंकि नॉर्मल ओके। डिलीवरी में तो ऑब्वियसली उनको पेन होती है, लेबर पेन होती है, मतलब उन चीजों से गुजरती हैं वो। लेकिन पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है वो हम यही कह सकते हैं कि दोनों में इक्वल होता है। लेकिन अगर सी सेक्शन का देखें तो सी सेक्शन में ये इसका रेट जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि ओके। ऑब्वियसली ऑपरेट के बाद फीमेल ने उठना है, उसने चलना है, उसने अपनी वॉक स्टार्ट करनी है, उसने शुरू से लेके वो सारी चीजों को दोबारा शुरू करना है। उसने अपने आप को बॉडी वेट को देखना है, उसने अपने आप को फिजिकल एक जिसे कहने का रिकवरी लानी है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इसका इम्पैक्ट होता है, और पोस्टमार्टम डिप्रेशन पे ये चीजें इम्पैक्ट डालती हैं। ओके। तो डॉक्टर अफसा, यहाँ पर आप हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि ये सारे चैलेंजेस भी उन्होंने फेस कर लिए और ये अलामात भी हैं, तो इसका आप कोई आसान सा हल बता दीजिए ताकि वो इन सारे चैलेंजेस को आसानी से फेस कर सकें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यही चीज कहना चाहूंगी कि एक सपोर्ट ग्रुप्स बने होते हैं। सपोर्ट ग्रुप बेसिकली क्यों होते हैं और ये क्यों जरूरी है? बेसिकली सपोर्ट ग्रुप्स में जो है वो डिफरेंट मदर्स होती हैं जो कि डिफरेंट कंडीशन से गुजर के आई होती हैं। तो ओके। जब तक वो अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेंगी और जब तक दूसरी खवातीन जो कि इस चीज से गुजर रही हैं, जिन्होंने अपने आप को हर चीज से विड्रॉ किया हुआ है, जिन्होंने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट किया हुआ है, तो वो जब इन चीजों को या इन स्टोरीज को देखेंगी, सुनेंगी, तो उनमें एक काइंड ऑफ मोटिवेशन आएगी, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा कि वो अकेली नहीं है जो इस चीज से गुजर रही हैं। बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो कि इस चीज का शिकार हो चुकी हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है उन सपोर्ट ग्रुप्स को मजीद जिसे कह लें कि हमें उन्हें बढ़ाना चाहिए, ताकि इस तरह की बहुत सारी खवातीन जो हैं वो इन चीजों को देखें, उन चीजों को समझें, और ये चीज सबसे पहले अपने दिमाग में बिठाएं कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है ये रिकवरेबल है, ये बहुत कॉमन है, ये ट्रीटेबल है। अगर इसकी अर्ली इंटरवेंशन हो जाए, अगर इसमें हम कुछ लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स कर लें, तो ये आपको हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने पे फायदा देगा। तो स्पोर्ट ओके। ग्रुप्स में जो है इस तरह की बहुत सारी खवातीन होती हैं जो कि इन सारी चीजों से गुजर चुकी होती हैं। तो जब वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, अपना बताती हैं कि वो इन चीजों से गुजर के आ चुकी हैं, उनका बेबी के साथ बॉन्ड नहीं बनता था, बेबी के साथ खुश नहीं रहती थी, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते थे कि उनका उनके पार्टनर के साथ भी मतलब स्ट्रेस रहता था, उस तरह का रिलेशन नहीं था। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें जब वो दूसरी खवातीन सुनेंगी जो कि अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर चुकी होती हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी से हेल्प लेंगे तो ये आपको कमजोर नहीं बनाएगा, बल्कि आपको और मजबूत बनाएगा। अगर आप किसी को मदद के लिए पुकारेंगे तो ये आपके अपने लिए फायदेमंद होगा। पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है इसको हम बहुत सी चीजों से कवर अप कर सकते हैं, जैसे मैंने एक्सरसाइजेस बताई, जैसे मैंने आपको थेरेपीज बताई। अगर वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल से हट के कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लें, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज कर लें, अपनी नींद पूरी करें, जहां तक हो सकता है अपने आप को एंगेज रखें किसी ना किसी चीज में, कोई नेगेटिव थॉट ना आने दें। उसके अलावा अपने बेबी के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करें। मतलब ऑब्वियसली शुरू में ये बहुत सारी फीमेल्स में ये चीज आ जाती है कि उतना प्यार उनको नहीं मिल रहा या वो चीज नहीं मिल रही जितना उनके बेबी को मिल रहा है। तो ये सारे जो है ये मूड स्विंग्स और इन चीजों की वजह से होता है। और सबसे अहम बात कि ये मदर का फॉल्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज जो है ये इस चीज को इशू क्रिएट करती हैं कि शायद ये मदर के अपने बनाए हुए सिम्टम्स हैं, ये मदर के अपने बनाई हुई फीलिंग्स हैं। लेकिन ये सारी चीजें गलत हैं। बेसिकली ये मदर का फॉल्ट नहीं होता, ये सारी कंडीशन है, एक चेंजेस हैं जो कि उसके चाइल्ड बर्थ के साथ टाइम टू टाइम आती रहती हैं। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि बेबी ब्लूज जो हैं वो सिर्फ वीक्स तक होते हैं, मतलब वीक तक ये कवर अप हो जाता है। लेकिन पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है इसको मंथ्स या एक साल भी लग सकता है, क्योंकि इसके सिम्टम्स जो हैं ये बहुत स्वेयर होते हैं। तो इसको आपको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए कि बिल्कुल आप कहें कि ये कोई चीज नहीं है या ये कोई बात नहीं है। आप फीमेल को सिर्फ ये कह लें कि हाँ ये माँ का कसूर है कि वो तवज्जो नहीं दे पा रही, वो ध्यान नहीं दे पा रही,
तो इन चीज़ों को इग्नोर करके वो उस चीज़ को मतलब इग्नोर मत करें, क्योंकि ये सिम्पटम्स जो हैं ये मॉडरेट से सीवियर हद तक चले जाते हैं, जिनको फिर आपको कवर अप करना मुश्किल हो जाता है। सो बेहतर है कि आप अपनी एक्टिविटीज़ करें, अच्छी एक्टिविटीज़ करें, अपने आप को अच्छी एक्टिविटीज़ में एंगेज करें, अपने आप को उन मदर्स के साथ एंगेज करें जो कि इन सारी चीज़ों के साथ गुज़र चुकी हैं। अपने आप को रिलैक्स करें, अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स करें और अच्छी खुराक लें, अच्छी डाइट खाएँ। तो मैं यही कहूँगी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है, ये रिकवरेबल है। इसमें कोई इतनी परेशानी की या मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को देखें और अर्ली इंटरवेंशंस हो जाएँ, अर्ली मेडिकेशंस हो जाएँ, अर्ली थेरेपीज़ हो जाएँ, तो इन सारी चीज़ों से हम कवर अप कर सकते हैं। डॉक्टर हफ्सा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपने बहुत कीमती बातें बताई हैं और देखने वालों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैं अपने व्यूवर से यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इन बातों पर अमल कर लेते हैं तो आप इस मसले से मुकम्मल तौर पर छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप इस चैलेंजेस को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं तो फिर आपको अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। इस हवाले से आप डॉक्टर हफ्सा से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आप दिए गए नंबर्स पर राब्ता करके डॉक्टर हफ्सा की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो जिस तरह इतने थोड़े से टाइम में डॉक्टर हफ्सा ने इतनी कीमती बातें बताई हैं, तो अगर आप इनसे वन टू वन सेशन लेंगे तो इसमें ये आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, आपके जो फिजिकल चैलेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंग, आपके जो साइकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं उनके अकॉर्डिंग आपको बेहतरीन हल देंगी। तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। डॉक्टर हफ्सा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखने वालों को ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ये वीडियो उन लोगों से ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।